हाय एवरीवन। अल्कोहल्स पढ़ रहे थे हम लोग केमिकल रिएक्शंस के बारे में। और अल्कोहल का जो फर्स्ट कैटेगरी के रिएक्शंस थे जिसमें OH बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा था, उन रिएक्शंस को हम लोग देख चुके थे। और जो इसका अगला कैटेगरी है रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इस कैटेगरी में अल्कोहल का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा उसको हम लोग ऑलरेडी पिछला लेक्चर में देख चुके हैं कि अल्कोहल्स के वैसे रिएक्शंस जिसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटता हो तो उसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है कि मिथाइल अल्कोहल जो है कि इस कैटेगरी में मिथाइल अल्कोहल लिस्ट रिएक्टिव, उससे ज़्यादा रिएक्टिव 1 डिग्री अल्कोहल, उससे ज़्यादा 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल जो है मोस्ट रिएक्टिव इस कैटेगरी में। और यह सब कुछ डिपेंड कर रहा था इस CO बॉन्ड के पोलैरिटी पे, जो ऑलरेडी हम लोग डिटेल कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। आज हम लोग इस कैटेगरी में जो रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। हालांकि सारे रिएक्शंस को हम लोग हेलो अल्केन्स में देख चुके हैं, लेकिन फिर से रिपीट करेंगे। तो सबसे पहला इसमें आता है रिएक्शन विथ हैलोजन एसिड। रिएक्शन विथ हैलोजन एसिड, चूँकि इन सारे रिएक्शंस को हेलो अल्केन में डिटेल किया जा चुका है तो अभी हम लोग डिटेल नहीं करेंगे, मैकेनिज्म कंसीडर नहीं करेंगे, बस कुछ एग्जाम्पल्स के साथ जो है इसको बनाते चलना है और समझते जाना है कि कंसेप्ट है क्या इसके लिए। तो जब हम लोग हैलोजन एसिड के साथ रिएक्शन करवाते थे अल्कोहल का, तो अल्कोहल को जनरली RO से रिप्रेजेंट करेंगे, हैलोजन एसिड HX। रिएक्शन करवाओगे तो ओवरऑल H2O का एलिमिनेशन होता था और ये RX प्लस H2O। शॉर्ट में यदि इसके मैकेनिज्म की बात करें तो सबसे पहले क्या हो रहा था इसमें कि यह जो अल्कोहल है वह हैलोजन एसिड के प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर रहा था, ऑक्सीजोनियम आयन बनाता था ऐसा, और फिर यह यहाँ से निकल करके जो है कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता था। और इस कार्बोकेटायन पे जो है अब अटैक कर देगा हेलाइड आयन, तो बनेगा हेलो अल्केन। तो जब आप अल्कोहल का रिएक्शन हैलोजन एसिड से करवाओगे तो H2O का एलिमिनेशन होकर के हेलो अल्केन का फॉर्मेशन होगा। और इस रिएक्शन के दरमियान हम लोग देख रहे हैं कि कार्बोकेटायन एज ए रिएक्शन इंटरमीडिएट बन रहा है। और कई बार इस बात को बोल चुके हैं कि जिस किसी रिएक्शन में कार्बोकेटायन एज एन इंटरमीडिएट हो तो वहाँ कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट बहुत कॉमन है। एक लेस स्टेबल कार्बोकेटायन मोर स्टेबल कार्बोकेटायन में बदलेगा, आइदर थ्रू 1,2 मिथाइल शिफ्ट और 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। एग्जाम्पल्स कई देखे हैं हमने। अब इसमें से रिएक्टिविटी ऑर्डर अल्कोहल का तो हम लोग देख चुके हैं कि मिथाइल अल्कोहल से ज़्यादा रिएक्टिव होगा 1 डिग्री अल्कोहल, उससे ज़्यादा 2 डिग्री, उससे ज़्यादा 3 डिग्री। और इसमें से फिर एलाइल और बेंजाइल अल्कोहल भी आते हैं। चूँकि रिएक्शन के दरमियान कार्बोकेटायन एक इंटरमीडिएट है तो कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होगा वही अल्कोहल का रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा। तो कार्बोकेटायन में हम लोग क्या जानते हैं कि मिथाइल कार्बोकेटायन इज लिस्ट रिएक्टिव, इससे ज़्यादा लिस्ट स्टेबल, उससे ज़्यादा स्टेबल 1 डिग्री, उससे ज़्यादा स्टेबल 2 डिग्री, उससे ज़्यादा स्टेबल 3 डिग्री, और 3 डिग्री से भी ज़्यादा स्टेबल एलाइल या फिर बेंजाइल, दोनों इक्वली स्टेबल होते हैं। तो अल्कोहल का रिएक्टिविटी ऑर्डर भी यही रहेगा कि मिथाइल अल्कोहल से ज़्यादा रिएक्टिव होगा 1 डिग्री अल्कोहल, उससे ज़्यादा रिएक्टिव 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, और सबसे अधिक रिएक्टिव एलाइल और बेंजाइल अल्कोहल। क्योंकि रिएक्टिविटी ऑर्डर भी एग्जाम में पूछता है। कोई एक पर्टिकुलर रिएजेंट दे देगा कि जैसे HCl दिया हुआ है, पूछेगा इस हैलोजन एसिड के साथ कौन सा अल्कोहल का रिएक्टिविटी सबसे अधिक है, तो उस ऑर्डर को याद रखिएगा। और यह ऑर्डर डिपेंड कर रहा है इस कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटी पर। तो कुछ एग्जाम्पल्स इसमें अब हम लोग लेकर के चले। हाँ, तो खैर अल्कोहल का रिएक्टिविटी हुआ। अब इस हैलोजन एसिड के रिएक्टिविटी को यदि बोले हम लोग तो क्या, अल्कोहल का रिएक्टिविटी हम लोग प्रिडिक्ट किए इस CO बॉन्ड के पोलैरिटी के आधार पे कि यह बॉन्ड जितना आसानी से टूटेगा और आसानी से टूटने के बाद एक स्टेबल कार्बोकेटायन का भी फॉर्मेशन होना है, तो उस आधार पे अल्कोहल के रिएक्टिविटी को हम लोग एक्सप्लेन किए। लेकिन इस हैलोजन एसिड के रिएक्टिविटी को पूछा जाए तो कैसे, तो इस हैलोजन एसिड में हम लोग क्या देख रहे हैं कि हाइड्रोजन और हैलोजन के बीच का बॉन्ड टूट रहा है। तो यहाँ भी वही बात होगा कि बॉन्ड जितना आसानी से टूटेगा हैलोजन एसिड उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव।
बॉन्ड आसानी से कब टूटेगा, जब बॉन्ड ज़्यादा लंबा हो। यहाँ बॉन्ड का पोलैरिटी हम लोग नहीं देखेंगे। देखो ये जो 4 बॉन्ड है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड एंड हाइड्रोआयोडिक एसिड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पे देखोगे तो फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट्स वाई दिस बॉन्ड इज हाईली पोलर या मोस्ट पोलर एमंग ऑल दीज। पोलैरिटी के आधार पे तो HF बॉन्ड ज़्यादा पोलर है, तो यहाँ पोलैरिटी के आधार पे स्ट्रेंथ को कंपेयर हम लोग नहीं करेंगे, यहाँ बॉन्ड लेंथ के आधार पे देखेंगे। अब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन चारों में आयोडीन का साइज तो सबसे बड़ा होता है, और जब एटम का साइज बड़ा हो तो बॉन्ड का लंबाई अधिक, और बॉन्ड जितना लंबा हो उतना कमज़ोर, तो HI का बॉन्ड लॉन्गेस्ट, दैट्स वाई वीकेस्ट, और सबसे कमज़ोर बॉन्ड HI का है इसलिए इसका रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगा। तो HF से ज़्यादा रिएक्टिव HCl, उससे ज़्यादा HBr और सबसे ज़्यादा HI। तो यह रिएक्टिविटी ऑर्डर है हैलोजन का इस रिएक्शन में। इस रिएक्शन में मतलब अल्कोहल के साथ जिसमें हेलो अल्केन का फॉर्मेशन होता है। अब यदि हम लोग इसमें कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के चलें तो ज़्यादा बेहतर होगा। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF के साथ तो रिएक्शन नहीं पढ़ते हम लोग, रीजन कई बार एक्सप्लेन किया जा चुका है, तो पढ़ेंगे HCl, HBr और HI के साथ। तो कोई एक जनरल सा अल्कोहल ले लिया जाए, जैसे इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल, और इसका रिएक्शन यदि आप HCl से करवाते हो, यहाँ कैटलिस्ट हम लोग लेते थे एनहाइड्रस ZnCl2, एंड दिस प्रोसेस इज ओवरऑल कॉल्ड ग्रुप्स प्रोसेस, ग्रुप्स प्रोसेस। तो H2O का एलिमिनेशन होना है और ये बनेगा क्लोरोअल्केन या क्लोरोइथेन बना। उसी प्रकार से यदि आप N प्रोपाइल अल्कोहल लो और इसका रिएक्शन HBr से करवाओ, क्या हम लोग देखे थे कि HBr डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है, ड्यूरिंग द रिएक्शन इसको बनाया जाता है कैसे, तो पोटासियम ब्रोमाइड और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन से। तो ये दोनों आपस में कंबाइन करके पहले HBr बनाएंगे, तब वह HBr अल्कोहल से रिएक्शन करेगा, H2O का एलिमिनेशन होगा और प्रोडक्ट बनेगा ब्रोमो अल्केन। अच्छा, उसी प्रकार से आप HI के साथ भी करवा सकते हो। N ब्यूटाइल अल्कोहल ले लो, मेनली 1 डिग्री अल्कोहल को प्रीफर किया जा रहा है। 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल केस में हम लोग देख चुके हैं, पहले अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो HI भी अवेलेबल नहीं है डायरेक्टली, तो इसको भी बनाया जाता है पोटासियम आयोडाइड और फास्फोरिक एसिड के कम्बिनेशन से। ये दोनों आपस में कंबाइन करके पहले HI बनाएंगे, उसके बाद ये HI इसके साथ रिएक्शन करेगा, H2O का एलिमिनेशन, और फिर बनेगा प्रोडक्ट 1-आइडोब्यूटेन। H2O तो सब में निकलेगा, ऐसा इस प्रकार से। अब इन सारे रीजन्स को एक्सप्लेन किया जा चुका है कि जब HBr और HI से आप रिएक्शन करवाते हो तो सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल क्यों नहीं लिया जाता है, या इसमें भी जनरली नहीं ही लेते हम लोग। और फिर इसमें भी कि जब आप HBr बना रहे थे तो KBr का रिएक्शन करवाए H2SO4 से, तो उसी प्रकार से जब आप HI बना रहे हो तो KI का रिएक्शन भी H2SO4 से करवाया जा सकता था, लेकिन नहीं करवाए, H3PO4 से करवाए। तो क्यों यहाँ H2SO4 क्यों नहीं यूज किए, तो इसका एक्सप्लेनेशन भी उस चैप्टर में हेलोअल्केन में बताया जा चुका है कि यदि यहाँ हम लोग H2SO4 लेते हैं तो H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और HI एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपस में कंबाइन कर जाते हैं। तो वैसा करने से HI डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और जब HI डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो रिएक्शन आगे प्रोसीड ही नहीं करेगा, क्योंकि रिएक्शन में तो यही पार्टिसिपेट कर रहा है, जबकि ई जो है फास्फोरिक एसिड या कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वगैरह नहीं है, तो इसको कोई लॉस नहीं होता है या प्रभावित नहीं करता है HI को। इसमें से एक रीअरेंजमेंट टाइप का रिएक्शन हम लोग देखें, चूँकि रिएक्शन के दरमियान कार्बोकेटायन एज एन इंटरमीडिएट बन रहा है, और बताया कि कार्बोकेटायन जहाँ बने एज एन इंटरमीडिएट, और यदि पॉसिबल है कि लेस स्टेबल कार्बोकेटायन मोर स्टेबल में बदल रहा हो तो होगा, और तब फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। तो क्या है ज़रा देख लेते हैं क्वेश्चन इससे।
तो कुछ ऐसा क्वेश्चन रहे यदि CH3 CH CH3 CHOH CH3 ऐसा, यहाँ आप लिए हो KBr और H2SO4, मतलब ओवरऑल HBr। एग्जाम में हो सकता है कि HBr डायरेक्ट लिखा हुआ ना हो, KBr और H2SO4 लिखा हुआ हो, तो वहाँ से आप समझोगे कि क्या इसका मतलब हुआ। तो अब यह रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगा, तो अब हम लोग मैकेनिज्म के थ्रू चलेंगे। यदि डायरेक्ट चलोगे तो डायरेक्ट क्या करोगे, ये H और ये OH निकाल दोगे और ऐसा प्रोडक्ट बना दोगे CH3 CH CH3 CH Br CH3 ऐसा बनाओगे आप। लेकिन एक्चुअल में क्या बनेगा ज़रा उसको देखते हैं। तो जो मैकेनिज्म बताए थे सबसे पहले कि एसिड का प्रोटोन से ये ऑक्सीजन का लोन पेयर कंबाइन करेगा और फर्स्टली इसमें कुछ ऐसा बनेगा CHOH2 प्लस CH3, देन H2O का एलिमिनेशन होगा और कार्बोकेटायन बनेगा CH3 CH CH3 CH CH3 इस कार्बन पे प्लस, एंड दिस इज 2 डिग्री कार्बोकेटायन। 2 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री बट नॉट मोस्ट स्टेबल, बिकॉज 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री। तो यहाँ हम लोग चेक करेंगे कि क्या यह 2 डिग्री कार्बोकेटायन 3 डिग्री में बदल सकता है या नहीं। तो 3 डिग्री में तब बदलेगा ना जब 3 डिग्री कार्बन हो पहले से। तो देखो यह जो कार्बन है यह 3 डिग्री कार्बन है, टर्शियरी कार्बन, और इस कार्बन में है एक हाइड्रोजन। तो यदि आप हाइड्राइड शिफ्ट करो, इसको पूरा उठा करके यहाँ कर दो, तो कुछ ऐसा हो जाना है CH3 C CH3 या H पूरा यहाँ आ गया तो ये हो जाएगा CH2 CH3 और इस कार्बन पे आ गया प्लस। नाउ दिस इज 3 डिग्री कार्बोकेटायन। इस इक्विलिब्रियम पे ज़रा ध्यान दोगे, ई एरो बड़ा है, इसका मतलब ई इसमें बदलेगा, इसका पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, और ई इसमें बदले, इसका पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो अब जो यह 3 डिग्री कार्बोकेटायन बना, अब इसमें फिर ब्रोमाइड आयन एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ऐसे, तो ब्रोमीन इस जगह पे जा करके जुड़ेगा ना, ऐसा प्रोडक्ट बनेगा यहाँ Br CH2 CH3 दिस। तो हम लोग डायरेक्ट बना रहे थे तो ये प्रोडक्ट बना, लेकिन एक्चुअल में तो ये बन रहा है, तो एकदम नहीं बनेगा। दिस वन इज द ओनली प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। तो ऐसे रिएक्शन को आप डायरेक्ट कंप्लीट नहीं कर सकते हो, विदाउट मैकेनिज्म आप सही प्रोडक्ट कभी बना ही नहीं सकते हो। इसीलिए पहले आप मैकेनिज्म के थ्रू जाओ, कार्बोकेटायन बन रहा है तो उसको बनाओ, और उसके बाद आप देखो वहाँ से कि जो कार्बोकेटायन बन रहा है उससे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनने का पॉसिबिलिटी है क्या इसमें, और यदि है तो आप बनाओ उसको। और बनने के लिए दो ही, या तो ऐसे हाइड्राइड शिफ्ट करो या तो ऐसे मिथाइल शिफ्ट करो, तो वह बन जाएगा। उसी प्रकार से इस कैटेगरी में एक रिएक्शन को यदि और देखा जाए, सेम रीअरेंजमेंट वाला ही, इस रीअरेंजमेंट की कैटेगरी में ही यदि एक रिएक्शन और देखा जाए, तो आप ऐसा रिएक्शन देख सकते हो। ऐसा कोई रिएक्शन है, मान लो यहाँ आप OH लगा दो, और इस बार रिएक्शन आप HCl एनहाइड्रस ZnCl2 से करवाओ, लुकास रिएजेंट। तो डायरेक्ट आप क्या करोगे, H2O निकालोगे और ऐसा बना दोगे ना, दिस वन। यहाँ आप थोड़ा मैकेनिज्म के थ्रू चले कि सबसे पहले इसका प्रोटोनेशन यदि होगा, हालांकि यह रिएक्शन पहले ZnCl2 के कम्बिनेशन से होता है, लेकिन अभी समझने के लिए हम लोग ऐसे इसको करके चले। तो ये हो जाएगा OH2 प्लस, फिर यहाँ से H2O का एलिमिनेशन होगा और बनेगा या कुछ ऐसा, ए ख़त्म, और इस कार्बन पे अब आ जाएगा प्लस। ऑब्वियसली दिस इज 1 डिग्री कार्बोकेटायन। तो 1 डिग्री कार्बोकेटायन तो मोस्ट स्टेबल नहीं होता है ना, मिथाइल से ज़्यादा स्टेबल है, हालांकि 1 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल अब 2 डिग्री और 3 डिग्री भी है। तो देखेंगे कि यहाँ या लेस स्टेबल कार्बोकेटायन एक मोर स्टेबल में बदल सकता है या नहीं बदल सकता है। तो इसके बगल में यह जो कार्बन है इस पर ज़रा ध्यान दोगे तो यह 2 डिग्री कार्बन है। 2 डिग्री कार्बन में भी बड़ा एक स्पेशल फैक्ट यहाँ है कि इस
में 2 हाइड्रोजन है, तो यदि आप हाइड्राइड शिफ्ट करते हो यहाँ, तो हाइड्राइड शिफ्ट करने के बाद अब कुछ बनेगा इस प्रकार से। बेंजीन को यहाँ पाई बॉन्ड से दिखा रहे हैं, ऐसा ही हाइड्रोजन तो यहाँ आ गया, तो CH2 पहले से था, तो हाइड्रोजन आने के बाद CH3, यहाँ का चार्ज खत्म, अब यहाँ आया प्लस। तो एक तो यह 2 डिग्री कार्बन है, और इससे भी इम्पॉर्टेंट कि दिस वन इज बेंजाइलिक कार्बोकेटायन, बेंजाइलिक कार्बोकेटायन। और बेंजाइलिक कार्बोकेटायन तो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं ना, ड्यू टू रेजोनेंस, या जो बेंजीन का पाई है शिफ्ट करेगा इसमें, और शिफ्ट करेगा तो डिलोकलाइजेशन होगा, तो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स हुआ कि यह प्राइमरी कार्बोकेटायन से कहीं ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा है बेंजाइलिक कार्बोकेटायन। 1 डिग्री को 2 डिग्री से आप कंपेयर मत करो, 2 डिग्री का यहाँ फैक्ट नहीं है, यहाँ फैक्ट है बेंजाइलिक का, कि बेंजाइलिक कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल है, रीजन रेजोनेंस। तो अब जब यहाँ ज़्यादा स्टेबल होगा, तो यहाँ यदि आप लोगे अब Cl-, तो ये अटैक करेगा यहाँ, और अटैक करके फिर प्रोडक्ट बनाएगा, यहाँ Cl जुड़ जाएगा ऐसा। तो आप डायरेक्ट बना रहे थे तो ऐसे बना रहे थे, जब मैकेनिज्म के थ्रू गए तो आप देखें कि नहीं, डायरेक्ट जो कार्बोकेटायन बन रहा है वो तो मोस्ट स्टेबल है ही नहीं, उससे भी ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनने का पॉसिबिलिटी है यहाँ। तो आप ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनाए, उसके बाद आप न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाए, देन जा करके प्रोडक्ट बना। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे इन बातों का हम लोग, कि कार्बोकेटायन जिसमें बन रहा हो उसमें भाई आप डायरेक्ट रिएक्शन कभी करवा ही नहीं सकते हो, कभी नहीं, ये तो हमेशा गलत प्रोडक्ट लेकर के आओगे। हाँ, पहले से यदि अल्कोहल टर्शियरी है या वैसा अल्कोहल दिया हुआ है जिससे डायरेक्ट एक स्टेबल कार्बोकेटायन बने, स्टेबल मतलब कि मोस्ट स्टेबल, तब आप डायरेक्ट बना सकते हो, तब कोई दिक्कत नहीं है। तो हैलोजन एसिड के साथ हम लोग देखें हैलोजन एसिड का रिएक्टिविटी, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स इसमें। अब फिर फास्फोरस हेलाइड के साथ, तो फास्फोरस हेलाइड में 2 कैटेगरी हम लोग लिए थे, एक लिए थे फास्फोरस पेंटाहेलाइड, और ये पेंटाहेलाइड में मोस्ट कॉमनली PCl5 ही इस्तेमाल कर रहे थे हम लोग। तो रिएक्शन में क्या क्या बन रहा था, यदि आप PCl5 लेते हो तो क्लोरोअल्केन बन जाना है, प्लस साइड प्रोडक्ट POCl3 और HCl। लेकिन इसी में यदि हम लोग ले रहे थे ट्राइहेलाइड PX3, तो ट्राइहेलाइड की जगह आप PCl3 भी ले सकते थे, PBr3 भी ले सकते हो, NPI3 भी ले सकते हो। PCl3 एक स्टेबल कंपाउंड है, PBr3 नहीं है, इसको बनाना पड़ता है P4 और Br2 का रिएक्शन से। तो ये मिल करके जो है ऐसे 4PBr3 बन रहा था। उसी प्रकार से PI3 की P4 प्लस आयोडीन का रिएक्शन से, तो ये भी PI3 बन रहा था, और तब रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो यहाँ से भी हैलोअल्केन, और यहाँ साइड प्रोडक्ट निकलता था फास्फोरस एसिड H3PO3। उसके लिए अल्कोहल का 3 मोल इस्तेमाल किया जाता था। हैलोअल्केन में इन सारे रिएक्शंस का मैकेनिज्म हम लोग देख चुके हैं, इसलिए बताया कि अभी डिटेल करने वाले नहीं है, बस थोड़ा याद दिला दे रहे हैं कि अल्कोहल का रिएक्शन जब आप पेंटाहेलाइड से करवाओगे तो क्लोरोअल्केन साइड प्रोडक्ट POCl3 एंड HCl, लेकिन जब आप रिएक्शन करवा रहे हो ट्राइहेलाइड से तो यहाँ भी हैलोअल्केन ही बनेगा, लेकिन साइड प्रोडक्ट में अंतर हो गया। अब इस बार साइड प्रोडक्ट जो है यहाँ से क्या है, फास्फोरस एसिड। ऐसे ही एक रिएक्शन और पड़े थे इसमें थायोनाइल क्लोराइड से, जिसको डार्जन प्रोसेस हम लोग बोल रहे थे। थायोनाइल क्लोराइड से रिएक्शन, और क्या रिएक्शन था थायोनाइल क्लोराइड का, कि जब आप अल्कोहल का रिएक्शन थायोनाइल क्लोराइड HOCl2 से किसी बेस, ऑर्गेनिक बेस में हम लोग पिरिडीन लेते थे, हीट करोगे तो यह रिएक्शन में कैसे पार्टिसिपेट करता था, HOCl2। मैकेनिज्म तो वहाँ देखिए हम लोग, यह बॉन्ड यहाँ से क्लीप करता है, दिस वन यहाँ से, और ये RCl मिल करके RCl, SO और O मिल करके SO2, H और Cl मिल करके HCl, दिस इज क्लोरोअल्केन। तो इसी चीज़ को यहाँ दिखाया गया है ऐसे, और बताए थे कि यह रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट या इस कारण से कि यहाँ जो क्लोरोअल्केन बनता है प्योरेस्ट रीजन की साइड प्रोडक्ट्स गैसियस हैं। तो अब जिस कंटेनर में रिएक्शन करवा रहे हो गैसियस प्रोडक्ट वहाँ से निकल जाएंगे,
और दूसरा कि यह रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, रीजन कि ये जो गैसियस प्रोडक्ट बन रहे हैं ये गैसियस प्रोडक्ट सिस्टम का इंट्रोपी बढ़ा रहे हैं, और वैसा कोई भी प्रोसेस जो इंट्रोपी बढ़ाए स्पॉन्टेनियस होता है अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक कंसिडरेशन। तो ये थे कुछ कॉमन रिएक्शंस जो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं पहले। इसी में एक नया रिएक्शन कि जब आप अल्कोहल का रिएक्शन करवाओगे अमोनिया से, जब अल्कोहल का रिएक्शन करवाओगे किससे, अमोनिया से, उसके लिए कोई सॉलिड कैटलिस्ट लेना पड़ता है, तो प्रोडक्ट यहाँ भी बनने वाला है। रिएक्शन विथ अमोनिया, रिएक्शन विथ अमोनिया, अल्कोहल प्लस अमोनिया। तो अमोनिया को आप ऐसे लिखो NH3 ऐसे। तो एक्चुअली इसमें होता क्या है ना कि अल्कोहल और अमोनिया के वेपर को पास करवाया जाता है एल्यूमिना से, एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड है या थोरियम का जो ऑक्साइड है, हीट किया जाता है हाई टेम्परेचर पे 673 केल्विन के आसपास। तो H2O का एलिमिनेशन होगा और प्रोडक्ट बनेगा 1 डिग्री एमीन, ऐसा 1 डिग्री एमीन बना। इस प्रकार से कि जब आप अल्कोहल और अमोनिया के वेपर को एल्यूमिना या थोरिया सॉलिड कैटलिस्ट हुए उससे पास करवाओगे हाई टेम्परेचर पे, तो H2O का एलिमिनेशन होगा, डिहाइड्रेशन, और प्रोडक्ट क्या बनता है 1 डिग्री एमीन। और यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि अल्कोहल में CO बॉन्ड का ही क्लीवेज हो रहा है। इसी में आपको एग्जाम्पल भी ले सकते हो, अपने से कोई भी अल्कोहल लेकर के जो है एमीन का फॉर्मेशन कर सकते हो अपने अनुसार। जैसे मान लो कि आप आइसोप्रोपाइल अल्कोहल लो, ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, और इसको अमोनिया से हीट करो ऐसा सेम कैटलिस्ट लेकर के, तो यहाँ से भी H2O का एलिमिनेशन होना है ऐसे, और ये बन जाएगा एमीन 1 डिग्री एमीन। दिस इज आइसोप्रोपाइल एमीन, आइसोप्रोपाइल एमीन हुआ ऐसा। तो इस कैटेगरी में जिसमें अल्कोहल का CO बॉन्ड क्लीव कर रहा है, रिएक्शंस विथ हेलोजन एसिड, रिएक्शन विथ फास्फोरस हेलाइड, थायोनाइल क्लोराइड, एंड लास्टली रिएक्शन विथ अमोनिया, ये सारे रिएक्शंस इस कैटेगरी में हैं। अब अगला कैटेगरी अल्कोहल के रिएक्शन का जिसमें अल्कोहल का हाइड्रोक्सिल और अल्काइल दोनों ग्रुप्स पार्टिसिपेट करेंगे। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग बोथ अल्काइल एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। और इस कैटेगरी में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है अल्कोहल का, वह है अल्कोहल का डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ H2O मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल का हटना, वाटर का लॉस होना डिहाइड्रेशन कहलाता है। डायरेक्ट डिहाइड्रेशन तो नहीं होता है, उसके लिए हम लोग कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेते हैं और तब जाकर के डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट में जो है, डिहाइड्रेशन के लिए जो आप डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करोगे, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, उस केस में आप कोई प्रोटोनिक एसिड ले सकते हो, जैसे HCl ले सकते हो, H2SO4 ले सकते हो, H3PO4 ले सकते हो, या फिर P2O5 ले सकते हो, कोई भी कॉमन डिहाइड्रेटिंग एजेंट। जनरली हम लोग एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन ही पढ़ते हैं अल्कोहल का। आप पोटासियम हाइड्रोजन सल्फेट भी ले सकते हो, एल्यूमिना भी ले सकते हो ऐसे। तो कोई भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट के प्रेजेंस में अल्कोहल का डिहाइड्रेशन हो सकता है, और अल्कोहल का जब डिहाइड्रेशन होता है तो प्रोडक्ट बनता है अल्कीन।
तो अभी हम लोग मैकेनिज्म इस रिएक्शन का देखें कि कैसे अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होकर के अल्कीन का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें से मोस्ट कॉमन एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन, याद रखोगे कि अल्कोहल का एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन इज मोस्ट कॉमन। हो तो कोई भी सकते हैं लेकिन एसिड कैटालाइज्ड सबसे कॉमन है। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि जैसे आप कोई अल्कोहल लेते हो, सिंपलेस्ट अल्कोहल हम लोग लेकर के चले इथेनॉल, और यदि इसको आप कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में हीट करते हो तो डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन होगा मतलब H2O का एलिमिनेशन होना है, और जब H2O का एलिमिनेशन होगा तो प्रोडक्ट बनेगा अल्कीन, और यहाँ प्रोडक्ट है इथीन। When alcohols are heated in the presence of a dehydrating agent, mainly concentrated sulfuric acid, dehydration occurs and corresponding alkene is formed. During dehydration, OH group is eliminated from alpha carbon and hydrogen is eliminated from beta carbon, and a multiple bond, double bond is formed between alpha and beta carbon atoms. कि डिहाइड्रेशन के दरमियान अल्फा कार्बन से OH हटेगा, बीटा कार्बन से H हटेगा, और अल्फा बीटा कार्बन के बीच क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। रिएक्शन का मैकेनिज्म हम लोग जल्दी से देख लें। सबसे पहले क्या होगा कि जो आप स्टेप 1 में कि जो एसिड ले रहे हो, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड लिए आप, तो इसका आयोनाइजेशन होगा, पार्शियल ही होगा क्योंकि कंसनट्रेटेड एसिड आप लिए हो ऐसा, और यह H+ देगा। अब यह H+ क्या होगा कि अल्कोहल में जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है इसके साथ कंबाइन करेगा ऐसे, और कंबाइन करके ऑक्सीजनियम आयन बनेगा, और डिहाइड्रेशन में सारे स्टेप्स रिवर्सिबल होते हैं, इस बात को याद रखिएगा। ऐसा बन जाएगा, माने हाइड्रोजन बॉन्ड से यहाँ भी जुड़ जाएगा तो एक लोन पेयर कम हुआ ऑप्शन पे आ जाएगा पॉजिटिव, और यह जो ऑक्सीजनियम आयन है हाईली अनस्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि प्लस चार्ज है एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे। तो फिर अगला स्टेप में क्या होता है कि यह जो ऑक्सीजनियम आयन बना, अब जो है वो डिहाइड्रेशन होगा, उसका H2O का मॉलिक्यूल एलिमिनेट करेगा और बनाएगा कार्बोकेटायन। ऐसा सेकेंड स्टेप में कि वह जो बना है इथाइल ऑक्सीजनियम आयन CH3CH2OH2 पर प्लस, हाईली अनस्टेबल, तो क्या करेगा कि H2O एलिमिनेट होगा यहाँ से, मतलब यह ऑक्सीजन CO बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर को विड्रॉ करेगा, तो बन जाएगा इथाइल कार्बोकेटायन प्लस H2O ऐसा। तो कई बार बता चुके हैं पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पॉजिटिव चार्ज एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन पे है, जबकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कार्बन पे है। और हम लोग जान रहे हैं कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज रहे तो वह रिलेटिवली ज़्यादा स्टेबल होता है उसके तुलना में जिसमें पॉजिटिव चार्ज एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे है। तो ड्राइविंग फोर्स इस स्टेप का यही है कि आखिर यहाँ से H2O क्यों निकलेगा, क्योंकि H2O निकलने के बाद पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन पे आएगा जो ज़्यादा स्टेबल है इसके तुलना में। तो यहाँ से बनेगा कार्बोकेटायन। ध्यान दोगे क्या बन रहा है, कार्बोकेटायन। बार बार जिक्र कर रहे हैं ना कि कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बना तो रिएक्शन सिंपल होने वाला नहीं है, रीअरेंजमेंट इज वेरी कॉमन। एंड इन द लास्ट स्टेप कि यह जो कार्बोकेटायन है प्रोटॉन लूज करेगा बीटा कार्बन से, या अल्फा था बगल वाला बीटा, तो ये अपना प्रोटॉन लूज करेगा। प्रोटॉन लूज करने के पीछे कारण हुआ कि कार्बन पे पॉजिटिव आया तो इस कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ा, तो ये कार्बन क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, बदले में यह कार्बन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। तो इस तरह से जो है बन जाएगा अल्कीन, और यहाँ से निकला प्रोटॉन H+, और यह जो प्रोटॉन निकला H+, देख रहे हो शुरू में प्लस था ऑक्सीजन पे, फिर प्लस आया कार्बन पे, अब प्लस आया हाइड्रोजन पे। तो सबसे बढ़िया कौन हुआ, हाइड्रोजन का प्लस, क्योंकि हाइड्रोजन इज लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एमंग ऑल दीज। ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, तो एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज हो तो ज़्यादा बेहतर है। और फाइनली क्या होगा कि यह जो H+ है वह कंबाइन कर जाएगा इस HSO4- से, और अगेन बन जाएगा H2SO4।
मतलब रिएक्शन के दरमियान या H2SO4 कैटलिस्ट है, इसलिए हम लोग लिख रहे हैं कि एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन, तो दिस वन इज एसिड कैटलिस्ट। तो यही 3 स्टेप्स हैं डिहाइड्रेशन में। क्या स्टेप 1 में क्या हुआ, अल्कोहल का प्रोटोनेशन होकर के ऑक्सोनियम आयन बना। ऑक्सोनियम आयन इज हाईली अनस्टेबल, दैट्स वाई इट लूजेज H2O मॉलिक्यूल टू फॉर्म रिलेटिवली मोर स्टेबल कार्बोकेटायन, माने ऑक्सोनियम आयन की तुलना में कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल है। अब वह कार्बोकेटायन में भी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो फर्दर क्या होगा कि वह कार्बन जो है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना शुरू करेगा बगल वाले बॉन्ड से, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आने के बाद इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन्हांस करेगा। तो फिर यह बीटा कार्बन जो है हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को लेगा, मतलब इस स्टेप में ओवरऑल डिप्रोटोनेशन होना है बीटा कार्बन से, और यह प्रोटोन हट करके जो है अल्कीन का फॉर्मेशन, एंड दिस प्रोटोन गेट कंबाइंड विद HSO4- टू रीजनरेट द कैटलिस्ट H2SO4। तो यही मैकेनिज्म है, बस मैकेनिज्म से इतना बात याद रखिएगा कि डिहाइड्रेशन कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट से होता है, और बाकी इसका डिटेल हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अल्कोहल का रिएक्टिविटी ऑर्डर डिहाइड्रेशन में, रीअरेंजमेंट के थ्रू क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे, इवन या जो डिहाइड्रेशन का प्रोडक्ट है वह डिपेंड करता है इस H2SO4 के कंसंट्रेशन वगैरह पे भी, कैसे और क्या अलग अलग प्रोडक्ट्स बनेंगे डिफरेंट कंडीशंस में, उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंसिडर करेंगे। धन्यवाद।